प्यारे बच्चों, एडु इंस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। स्पर्श भाग 2 के गद्य भाग का पहला पाठ है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी दो भाइयों की कहानी है। एक कथानायक स्वयं है और दूसरे उनके बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है जो उनसे केवल 5 साल छोटा है। उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा भाई होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं कि वह जो कुछ भी करे, वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल बने। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन कहीं खो जाता है, अर्थात तिरोहित हो जाता है। बच्चों, सर्वप्रथम हम बड़े भाई साहब कैसे थे, इस पर चर्चा करेंगे। बड़े भाई साहब 14 वर्ष के थे और कथानायक 9 वर्ष के। बड़े भाई साहब बहुत अध्ययनशील थे। सारा दिन किताबें खोले भी बैठे रहते थे। फिर भी एक ही कक्षा में 2-2, 3-3 वर्ष लगा देते थे। बार-बार फेल हो जाते थे। किंतु इस मामले में उनका दृष्टिकोण एकदम अलग था। उनका मानना था कि मकान की मजबूती के लिए उसकी नींव का दृढ़ होना आवश्यक है। विद्यार्थी काल मनुष्य के जीवन की नींव ही होता है। यदि यह नींव मजबूत होगी तो उसका भविष्य भी अच्छा होगा। वास्तव में इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने बड़े भाई साहब के बार-बार फेल होने पर व्यंग्य किया है। शायद वे अपने भविष्य को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए ही एक ही कक्षा में 2-3 वर्ष लगा देते थे। वे पढ़ाई में चाहे कैसे भी हों, लेकिन बड़ा होने के नाते कथानायक को डांटना डपटना और उसकी निगरानी करना अपना परम धर्म समझते थे। कथानायक का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर खूब खेलता था। भाई साहब भी उपदेश देने की कला में कुशल थे। जब भी वह खेल कर आता तो उसे स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करते थे। वे छोटे भाई के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते थे। वे अपने अनुभव के आधार पर उसका मार्गदर्शन करना चाहते थे। वे उसे समय का सदुपयोग करने के साथ साथ परिश्रम करने और अहंकार ना करने की सलाह भी देते थे, क्योंकि छोटा भाई अपना सारा समय खेल कूद कर व्यर्थ कर देता था और परिश्रम करने के नाम से तो उसे चक्कर ही आने लगते थे। एक दिन कथानायक सारा समय खेल कूद में व्यर्थ गंवा कर आया तो बड़े भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लिया। बड़े भाई की लताड़ सुनकर वह बहुत निराश हो गया। उसने झटपट टाइम टेबल बना डाला और हर विषय को उपयुक्त समय देने का निश्चय भी कर लिया। इसके साथ ही पढ़ाई के प्रति गंभीर होने का निर्णय ले लिया। परंतु टाइम टेबल बनाना और उस पर अमल करना अलग अलग बातें हैं। मैदान की हरियाली, हवा के झोंके और खेल कूद के प्रति उसकी ललक उसे बाहर खींच कर ले जाती और वह टाइम टेबल का पालन ही नहीं कर पाता। जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति या किसी बड़ी मुसीबत में घिरे व्यक्ति का जीवन के प्रति मोह नहीं छूटता, वह मोह माया के जाल में फंसा रहता है, उसी प्रकार कथानायक भी हर समय खेल कूद के बारे में ही सोचता रहता था। बड़े भाई साहब की डांट फटकार सुनकर वह कुछ समय के लिए तो अपमानित महसूस करता और पढ़ाई छोड़कर गांव जाने का निर्णय भी कर लेता, किंतु जल्दी ही सब कुछ भूलकर खेलने भाग जाता था। वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए। अब दोनों भाइयों में केवल 2 कक्षा का ही अंतर रह गया था। कथानायक भाई साहब को खरी खोटी सुनाना चाहता था, पर चुप रहा। फिर भी उसने भाई साहब की उपेक्षा करनी तो आरंभ कर ही दी। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई यानी कि कथानायक बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने अनेक ऐतिहासिक एवं पौराणिक उदाहरण देकर कथानायक को समझाने का प्रयास किया कि अहंकार करने वालों का अंत बुरा होता है।
इसलिए उसे प्रथम आने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे खेल कूद कर पिता की खून पसीने की कमाई को व्यर्थ करने का भी कोई हक नहीं है। यदि उसे पढ़ाई नहीं करनी ना, तो उसे घर वापस चले जाना चाहिए। अब भाई साहब ने कथा नायक को पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनवानी आरंभ की। भाई साहब बोले, मेरे भाई, मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे की कठिन पढ़ाई से डराया भी। इतिहास और ज्योमेट्री की कठिनाइयों का उल्लेख भी किया। परीक्षा में पास होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भाई साहब ने अगले दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा, जिसे सुनकर कथा नायक भयभीत हो उठा, परंतु उसकी रुचि फिर भी पुस्तकों की ओर ना बन सकी। अब वह चोरी चोरी खेलने जाने लगा। फिर वार्षिक परीक्षा हुई। संयोग से कथा नायक कक्षा में प्रथम आया और भाई साहब फिर फेल हो गए। भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया था, परंतु बेचारे फेल हो गए। कथा नायक को उन पर दया आने लगी। कथा नायक और भाई में अब केवल 1 वर्ष का अंतर रह गया था। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, किंतु कथा नायक अधिक स्वच्छंद हो गया। वह भाई साहब की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उसके मन में यह दुर्भावना भी आ गई कि यदि भाई साहब एक बार और फेल हो जाएं, तो वे एक ही कक्षा में आ जाएंगे। उसके दिल में बड़े भाई के प्रति आदर भी कम हो गया। उसमें अहंकार भी पैदा हो गया। वह सोचने लगा, वह पढ़े या ना पढ़े, पास तो हो ही जाएगा। अब वह अपना पूरा समय पतंगबाजी में व्यर्थ गंवाने लगा। वह स्वच्छंद और उच्छृंखल भी हो गया। एक दिन वह संध्या के समय हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए भागा जा रहा था। सहसा उसकी मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। उन्होंने काफी डांटा फटकारा। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि एक जमाना था जब 8वीं कक्षा पास करके लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे और अन्य कई अच्छे अच्छे पदों पर भी नियुक्त हो जाते थे, और एक तुम हो जो 8वीं कक्षा में आकर भी लड़कों के साथ कनकोई लूटने के लिए दौड़े जा रहे हो सकता है तुम अगले साल मेरे बराबर आ जाओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। यह भी समझ लो कि घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक से रख पाते हैं, हम बच्चे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह न सोचे कि अब वह आजाद है। बड़े भाई के होते वह गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। यदि वह प्यार से नहीं मानेगा ना, तो वे उसकी पिटाई भी कर सकते हैं। बड़े भाई की ये बातें सुनकर कथा नायक को आत्मग्लानि हुई, क्योंकि आज उसे यह अनुभव हुआ कि बड़े भाई के मन में उसके प्रति बहुत प्रेम है और वे उसके भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। उसे गुमराह होने से बचाने के लिए उन्होंने अपना बचपन तिरोहित कर दिया। यह देखकर उसके मन में अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तभी एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरी। अनेक बच्चे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। भाई साहब ने अपनी लंबाई का फायदा उठाया और उसे पकड़ लिया। भाई साहब का उछलकर पतंग को पकड़ना इस बात को सिद्ध करता है कि उनके अंदर भी एक बच्चा छिपा हुआ है। उस बच्चे को उन्होंने कहीं गहराइयों में दबा दिया था, क्योंकि उनका एक छोटा भाई भी था जिसका उत्तरदायित्व उनके ही कंधों पर था। वे यह सोचते थे कि यदि वही गलत राह पर चलेंगे तो छोटे भाई को भला कौन समझाएगा। वे छोटे भाई के लिए एक आदर्श बनना चाहते थे, इसलिए वे कभी अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाए और उनका बचपन तिरोहित हो गया। यह था सार पाठ बड़े भाई साहब का। आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा।